यानी कि आज के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि ज्यादा किसी प्रश्न में दिक्कत आई हो। कल वाले पेपर में मैंने चेक किया था, शुरू के 4 क्वेश्चन जो थे चिन्ह निष्कर्ष वाले, वो काफी ज्यादा जनों के गलत थे, तो इसलिए चिन्ह निष्कर्ष को कल मैंने दोबारा ही करा दिया था वैसे आपको। मगर आज के रिजल्ट को देख करके मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर चिन्ह निष्कर्ष के प्रश्न या कोई भी प्रश्नों को करवाने की जरूरत है। तो एक तो होता है कि चैप्टर अपन ने केवल कंप्लीट कर दिया, एक होता है कि टेस्ट के रिजल्ट से भी आइडिया लगे कि क्लास तो कंप्लीट हो गई मगर आप लोगों तक वो चीज प्रॉपर पहुंची भी कि नहीं पहुंची। तो कल चिन्ह निष्कर्ष को दोबारा पढ़ाने की जरूरत थी, पढ़ा दिया, आज मुझे लगता नहीं जरूरत है। फिर भी कोई डाउट है क्या? क्या सेकंड नंबर में 2 नंबर में है? 2 नंबर का आंसर वैसे तो बी आंसर इसके अंदर है, और बी आंसर है इसमें पूछा यह था कि जो निष्कर्ष सही है उसी का चयन करना था, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें कि गलत का करना पड़ता है हमें। तो यहां सही का चयन करना था। ऊपर कथन से हम यहां पर 2 ग्रुप हैं, एक तो है ये वाला और एक है ये वाला। हम चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं आपस में। अगर हमें बी और जेड के बीच में कंपैरिजन सुनाना है तो बी का और जेड का अगर कंपैरिजन सुनाना है तो बी को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए कॉमन जो अक्षर है वो एम होगा। कॉमन जो अक्षर होता है उससे जुड़ता है। ये बताओ, अगर बी को जोड़ना है जेड से तो बी और एम के बीच जो कंपैरिजन है वो कैसा है? बराबर होना है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, एस की अभी तो जरूरत है नहीं तो बी लिख देता हूं। यही समझा ना हमने वहां पे कि बी बराबर एम के, तो हमने यहां बी बराबर एम के कर दिया। अब जाकर के अगर आप देखोगे तो यहां पर निष्कर्ष निकलेगा कि बी बड़ा है किससे? जेड से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई बात, क्योंकि जोड़ लिया हमने। जोड़ने के बाद में ये वाले चिन्ह ने कहा कि इधर के बड़े हैं तो बड़े मान लिया बस। अब बी बड़ा है जेड से, मगर ये तो बी को क्या मानता है, तो फिर गलत करना ही था। अब x और a के बीच में अगर निष्कर्ष निकालना है तो हम ये करते हैं कि भाई b का कंपैरिजन तो m से हमने यहां उतार ही दिया, a को भी उतार देते हैं। a का कंपैरिजन b से क्या है ये दिख ही रहा है, यहां पे बड़ा है a, ये लगा दिया मैंने बड़ा है। अब अगर मैं a से x तक देखता हूं तो ये कंफर्म हो रहा है कि इधर की तरफ वाले सारे बड़े हैं, क्योंकि जितने भी चिन्ह हैं एक मत होकर के ऐसे चिन्ह मिलेंगे आपको। कोई विरोधी चिन्ह तो है नहीं, विरोधी होता तो गलत कर देते। एक ही तरह के चिन्ह हैं और ये सब बड़ा बताते हैं ए को, और निष्कर्ष ने भी ए को ही बड़ा माना है क्योंकि ए की तरफ खुला भाग है। जैसा कथन में था वैसा ही निष्कर्ष में है, तो ये सही है। इसलिए जो इसका आंसर है वो भी है। किसी को इसका आंसर अगर सी या डी लगता हो, वैसे मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आपके निष्कर्ष को लेकर के नहीं है, इसमें दिक्कत आती है कि सर ये 2 ग्रुप बने थे ना, हमें दिक्कत इससे है कि इनको जोड़ना कैसे है। तो फिर डायरेक्ट पॉइंट मैं भी वही करता हूं, फिर जोड़ना ऐसे है कॉमन अक्षर से। अब जैसे मान लो आपको जोड़ना है अगर जेड और ए को, तो जेड और ए तो आपके लिए अभी आसान हो चुका क्योंकि जुड़ चुके हैं, और जेड और ए में कंफर्म है कि ए बड़ा है मगर ये ए को छोटा मानता है इसलिए गलत है। अब बात आती है कि एस को अगर जोड़ना है ए से, तो अभी तो हमने क्या कर रखा है कि एस को हटा दिया था और एस की जगह बी रख दिया था। अब यदि एस से यदि ए को जोड़ना है तो फिर इस पूरे को मिटा करके और दोबारा मैं जोड़ करके बताऊंगा इसको। तो देखो एस को मैंने वापस निकाल दिया, पहले एस की जरूरत नहीं पड़ रही थी, एस को हटा दिया था मैंने। अब एस को काम में लेना है, और एस को काम में इसलिए लेना है क्योंकि कंपैरिजन एस का करवाना है ए से। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन अक्षर तो एम है ही। अब हम चाहें तो इधर के जो अक्षर हैं इनकी तो जरूरत नहीं है, केवल एस बराबर एम ये उतारा मैंने, और फिर m से लेकर के और a तक को उतार देते हैं कि m बराबर b के है, ऐसे तीनों आपस में बराबर हो गए। और अब b का जो a से रिलेशन है वो बना देते हैं, और उसमें बड़ा कौन है, a है, तो इसमें भी a की तरफ बड़ा। इस तरीके से अगर s और a एक ही कथन में हो तो आपकी दिक्कत है ही नहीं। आपकी दिक्कत थी कि दोनों को जोड़ना कैसे है, तो दोनों को जोड़ने के लिए जो कॉमन अक्षर होता है जो m है, उन दोनों का यूज करके इधर से ये लिया और इधर से ये लिया,
कॉमन अक्षर से जिस अक्षर तक पहुंचना है वहां तक के अक्षरों को आप एक ही कथन के अंदर जोड़ के लिख सकते हो आप। अब जब इस तरीके से कथन में जुड़ गया तो बड़ा आसान है कि ए बड़ा सबसे ही होगा। ये तो नहीं कि ए बड़ा केवल बी से होगा, ये तीनों बराबर थे, सबसे बड़ा होगा। जबकि निष्कर्ष ने क्या माना होगा, इसके अंदर ए को छोटा माना है। क्यों? क्योंकि सही पूछा था तो सही तो केवल एक ही था, ये वाला, बाकी के तीनों गलत थे। तो चिन्ह निष्कर्ष का वैसे रिजल्ट भी बता रहा है कि अब इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये जोड़ने वाली समस्या होगी तो ये फिर आगे भी अपन और देख लेंगे इनको। अपन ऐसे क्वेश्चन विशेष रूप से छांट करके अगले पेपर में मैं आपको दूंगा अब, जिससे कि ये वाली समस्याएं क्लियर हो जाए। और कोई तो जहां तक पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा होगा आज। 4 नंबर पजल वाला, पजल का देख लेते हैं। इसके अंदर ये पजल थी इसमें, और पजल जब मंथ पे आए, डेज पे आए या बिल्डिंग पर हो तो उन्हीं को बेस बना करके और जानकारी जुटानी होती है, व्यवस्थित करनी होती है। तो यहां पर मंथ का पजल था, तो यहां पर हम मंथ के जो नेम है फरवरी, मार्च, जून ये लिखेंगे। तो ये हम सबसे पहले तो इसके अंदर फरवरी, फिर मार्च, फिर जून, और जून के बाद महीने कौन से आ गए? अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये महीने हो गए। इन पर हमें जानकारी जुटानी है, और जानकारी इसके अंदर ये थी कि P का वर्ग Q से ठीक पहले आ जाए, कि जो P होगा ना ये Q से ठीक पहले वाले महीने पे आ जाए। तो अभी तो ठीक पहले दिसंबर से सितंबर भी हो सकता है, अगस्त से जून भी हो सकता है, बहुत सारी जगह है। तो फिर इस लाइन को पढ़ते हैं। इस लाइन को बनाने का केवल एक ही तरीका है, ये लाइन है इंपॉर्टेंट। केवल M का वर्ग जो होगा ना वो ही O से पहले होगा। अब अगर O को आप यदि यहां रख देते हो तो O से पहले तो केवल M नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे। जबकि आपको केवल M ही चाहिए, O से पहले और कोई नहीं होना चाहिए। तो मार्च पे अगर O को रख देते हो तो M ऐसी जगह आ जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि केवल M ही है जो O से क्या है? पहले है। बाकी तो सब O के कहां पे आएंगे? नीचे आएंगे, बाद में आएंगे। अब नीचे की जगह में P और Q को रखने के लिए 4 जगह है, मगर Q पर और भी शर्त है हमारे पास कि P और Q को कैसे रखना है। तो वो कहता है कि L का वर्ग N के तो ठीक बाद है और Q से पहले हो। Q से तो पहले रखना है, Q से तो पहले कहीं भी रख दो, ठीक पहले नहीं कहा, मगर लाइनों में कई जगह फर्क है। जैसे इसने कहा कहीं कहीं तो ठीक पहले, ठीक बाद, मगर यहां कहा Q से पहले। तो Q से पहले, ठीक पहले तो P है, मगर Q से पहले पहले कहीं पर भी आप L और N को रखोगे और उसमें भी L का वर्ग N के बाद होगा, N के बाद होगा L का, और जो ये L है ये Q से कहां होगा? पहले होगा। लगातार 4 N L P Q लगातार 4 यहीं पे आएंगे क्योंकि खाली यही जगह है। तो फिर N L P और Q, ये पजल कंप्लीट। और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसके अंदर। तो L की कक्षा जून में है, नहीं। P की कक्षा सितंबर में है, ये सही है। तो आपके जो आंसर है वो टिक हुआ था बी वाला इसमें, और बाकी गलत दिख ही रहे होंगे। क्योंकि कक्षा फरवरी में है नहीं, M की कक्षा मार्च में है नहीं, फरवरी में है। तो इसके अंदर जो सही था वो था बी वाला इसमें। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन तो मैंने एडवांस में डाल दिया कि भाई अगले 1-2 दिन के अंदर दर्पण प्रतिबिंब हम पढ़ेंगे, मगर मुझे लगता है कि इतना आसान चैप्टर है कि क्यों ना पहले ही देकर के चेक कर लिया जाए कि क्लास में एडवांस में ये चीज आती भी है कि नहीं आती है। तो आपको आती है ज्यादातर को, और जिनके साथ में दिक्कत होगी तो फिर जिस दिन हम चैप्टर स्पेशल लेंगे दर्पण प्रतिबिंब तब वो चीज क्लियर हो जाएगी। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो ऐसा था मेरे हिसाब से, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, ये जो क्वेश्चन था। और जैसा रिजल्ट मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो तो वो कह सकता है, नहीं है दिक्कत इसमें। तो अब जो है इनपुट आउटपुट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब जो है हम इसमें इनपुट आउटपुट का ही एक पैटर्न जो है और भी है वो देख लेते हैं इसके अंदर।
या डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नया लगता है ये देखने में। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी के पुराने पेपर में आ चुका है, राजस्थान पुलिस के पेपर में आ चुका है, एसएससी मेंस में आने की तैयारी है, अभी तक तो नहीं आया मगर आएगा जरूर। और ये एक तरीके से बिल्कुल नया चैप्टर है। कोडिंग आपने देखा है, दिशा आपने देखा है, कथन निष्कर्ष आपने देखा है, मगर डिसीजन मेकिंग एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कम देखने को मिलते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो सामने हमें दिख रहा है, ये है रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 2018 में पूछा हुआ। और जब इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं जो हमने कभी देखे नहीं थे कुछ शर्तों के साथ में, तो अगर कभी नहीं देखे थे तो वो आसान होते हुए भी पहली बार देखने में टफ लगते हैं। तो हम आज इस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना। निर्णय लेना के अंदर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहां पर हमें निर्णय लेने होंगे, और निर्णय लेने के लिए हमारे पास में कुछ शर्तें होगी, कुछ नियम होंगे कि हम जिस पर निर्णय लेंगे उसमें क्या शर्तें, क्या चीजें पूरी होनी चाहिए। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन के अंदर में बताया गया कि एक संस्था है जिसमें छात्रों को एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित मानदंड है कि एमटेक के पाठ्यक्रम में अगर एडमिशन मिलेगा तो उसको मिलेगा जिसमें कि उम्मीदवार में ये शर्तें पूरी होती हो। बीई बीटेक में कम से कम 60% अंक हो, प्रवेश परीक्षा में कम से कम 40 हो, इंटरव्यू में कम से कम 50% अंक हो, दाखिले के वक्त वार्षिक जो फीस है 80,000 वो अदा करने को तैयार हो, और उसकी जो एज है वो 1/4/2005 को 21 वर्ष से कम का ना हो। अब ये सारी शर्तों का हम क्या करें? तो प्रश्न अभी नहीं है, प्रश्न तो अब स्टार्ट होगा। ये तो प्रश्न हल करने के लिए शर्तें हैं। इसके बाद शर्तें ही नहीं, इसमें उप शर्तें भी हैं कि अगर कोई फर्स्ट वाली शर्त को पूरा नहीं करता हो, जैसे कि फर्स्ट शर्त हमारे पास में थी बीई या बीटेक में कम से कम 60%, अगर किसी की ये शर्त पूरी नहीं होती हो तो फिर उसके लिए एक छूट है कि कम से कम प्रवेश परीक्षा में फिर 60% अंक लेके आए। वैसे तो प्रवेश परीक्षा के अंदर जो परसेंटेज थी वो थी 40, मगर जिसकी अगर यहां पर कमी हो तो फिर यहां पे मार्क्स उसके अधिक होने चाहिए, 60 होने चाहिए फिर। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो मामला है उस पर जो निर्णय लेगा वो लेगा अध्यक्ष प्रवेश। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें उपरोक्त फोर्थ शर्त पूरी नहीं कर पाया, फोर्थ शर्त थी फीस को लेकर के, वार्षिक फीस 80,000 अगर जमा नहीं करा सकता हो तो कॉलेज की तरफ से एक छूट है कि दाखिले के वक्त कम से कम 45,000 तो जमा कराए और बाकी की जो राशि है वो 1 सप्ताह के अंदर जमा कराने के लिए तैयार हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो निर्णय है वो आप ये नहीं लेंगे कि दाखिला नहीं होगा, उसके लिए प्रोसीजर अब भी खुला हुआ है, और अब इसके प्रोसीजर पे जो निर्णय लेगा वो लेगा उस संस्था का रजिस्ट्रार। अब बहुत सारी शर्तें पढ़ ली, क्वेश्चन पे जब आएंगे तो आधी शर्तें भी याद नहीं रहेगी, यही होता है, तो याद रखनी भी नहीं है। करना कैसे है? अब आए जैसे क्वेश्चन पर, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इस व्यक्ति पर हमें निर्णय लेना है। निर्णय इन पांचों में से कोई एक होगा कि मामला अध्यक्ष प्रवेश को भी भेज सकते हैं अगर उसकी बैचलर डिग्री में परसेंटेज कम हो। मामला रजिस्ट्रार को तब भेजा जाता है जब फीस में कोई दिक्कत हो, और अगर सभी शर्तें पूरी कर दे तो आप खुद निर्णय ले सकते हो कि जो है छात्र को दाखिल किया जाना है, यानी कि सी वाला। और अगर कमियों का भंडार हो कि 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में कमी, फीस भी दूंगा नहीं, परसेंटेज भी इतनी नहीं है, प्रवेश परीक्षा में भी 20% है, तो ये नहीं कि फिर भी आप मामला अध्यक्ष प्रवेश को भेज दो। आपको ये उत्तर लगाना पड़ेगा कि छात्र को दाखिल नहीं देना है। और यदि मान लीजिए कि वो जानकारी छुपाए कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जब आप क्रॉस कर जाते हैं परसेंटेज को कि अपना सिलेक्शन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मगर आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट ही नहीं लेके जाते हैं, दिखाते नहीं है, तो उसके लिए यहां पर आंसर होगा यदि उपलब्ध कराई गई जानकारी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर आंसर ये लगाओगे। अब आते हैं इस व्यक्ति के डेटा को पढ़ते हैं। लिखा था इंटरव्यू में इसको मिले 55%,
तो इंटरव्यू में यहां पर आप देखोगे चाहिए कितने थे, यानी कि इसने इस शर्त को पूरा कर लिया, और अगर 5 शर्त पूरी कर ली है तो दाखिला हो जाएगा इसका। दूसरी शर्त है प्रवेश परीक्षा में 75% इसको मिले हैं, प्रवेश परीक्षा में कितने चाहिए थे, ये भी इसने पूरा कर लिया। यानी कि हमें शर्तें पहले नहीं पढ़नी, हमें क्वेश्चन पहले पढ़ना है। जैसा मैंने एक पजल वाले क्वेश्चन आए थे उसमें भी कराया था मैंने ये, कि क्वेश्चन सीधे सीधेपन पढ़ेंगे। 2 शर्त पूरी हो गई, उसका जन्म 8/1/1984 को हुआ था। हमें यह चाहिए था कि 1/4/2005 को उसने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिए हो। 21 वर्ष कंप्लीट तभी कर सकता है जब 2005 से 21 कम कर लें, यानी कि 1984 में इसका जन्म हुआ हो। अगर 21 वर्ष घटा दें 2005 में से तो 1984 आएगा, यानी कि उसका जन्म इससे पहले होगा तो 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। इसका जन्म क्या इस डेट से पहले का है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि हमने महीना कौन सा लिखा है, चौथा, और इसका महीना कौन सा है, पहला, यानी कि 21 वर्ष 3 महीने का हो गया, तो कंप्लीट तो हो गया। तो इसको भी राइट कर दिया अपन ने कि भाई एज जो मांगी गई थी वो भी शर्त पूरी हुई। इसके बाद है वह दाखिले के वक्त 80,000 रुपए अदा भी कर सकता है, फीस 80,000 अदा कर सकता है, चौथी शर्त भी पूरी हुई। अब एक शर्त और बची है जो फर्स्ट नंबर की है, कि बैचलर डिग्री में उसको परसेंटेज 58 मिली है, जबकि बैचलर डिग्री में परसेंटेज कॉलेज को कितनी चाहिए। अब ये कमी है, तो इस पहली वाली शर्त का कोई सॉल्यूशन भी है क्या, उपशर्त भी है क्या, है। और क्या ये उपशर्त के अकॉर्डिंग जो है अध्यक्ष प्रवेश को भेजा जाना शर्त को पूरा करता है या नहीं। तो प्रवेश परीक्षा में इसके परसेंटेज कम से कम अगर 60 होना तो आप इसको अध्यक्ष प्रवेश को भेज सकते हो। क्या इसकी प्रवेश परीक्षा की परसेंटेज 60 से ऊपर है क्या, तो आते हैं प्रवेश परीक्षा की परसेंटेज इसकी कितनी है, तो फिर उपशर्त के अकॉर्डिंग इसको भेजा जाएगा अध्यक्ष प्रवेश को। और यहां पर आंसर हमारा जाएगा सभी शर्तों के अकॉर्डिंग डी वाला, कि यदि मामला अध्यक्ष प्रवेश को भेजा जाना है। क्वेश्चन आसान है, करने का तरीका यह है डायरेक्ट क्वेश्चन पे हो, क्वेश्चन पे आकर के यहां जो भी चीजें शर्तें बोली गई थी अब याद रखने की तो जरूरत ही नहीं। 55 मांगी गई, वो हमने चेक कर ली कि भाई 55 पूरी हुई कि नहीं हुई। फिर भी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आशीष आनंद को बैचलर डिग्री में 70% मिले हैं, बताओ बैचलर डिग्री की परसेंटेज जो बोली गई थी वो इसने पूरी की कि नहीं की, कंप्लीट कर ली, 60 चाहिए थी 70 मिली है। प्रवेश परीक्षा में 60% अंक लिए हैं, प्रवेश परीक्षा में कितने चाहिए थे, इसको 60 मिले हैं, तो ये भी इसने पूरा कर दिया। और फीस कितनी जमा कराने के लिए तैयार है, यानी कि इसने फीस वाली जो शर्त 4th नंबर थी वो भी पूरी कर दी। अब इसकी जन्म वाली जो शर्त है उस पर आते हैं। इसका जन्म 1982 में हुआ है, हमें 84 से पहले चाहिए था, तो 84 से पहले है, तो इसको भी राइट कर देते हैं अपन। और इंटरव्यू में इसको परसेंटेज 55 मिली है, इंटरव्यू में साक्षात्कार में परसेंटेज कितनी चाहिए थी, इसको कितनी मिली, इसने ये भी पूरी कर ली। और 5 शर्तें अगर पूरी कर ली है तो और बचा क्या है, जितना चाहिए था सारा पूरा कर दिया उसने, तो फिर पूरा कर दिया, तो फिर आंसर इसके अंदर क्या दिया जाएगा, यदि छात्र को दाखिल किया जाना है, क्योंकि 5 ही शर्तें पूरी हो गई। यहां तो तब जाते हैं जब शर्त फर्स्ट पूरी नहीं हुई हो, या फिर शर्त 4th नंबर की पूरी नहीं हुई हो। जब शर्तें सारी कंप्लीट हैं तो शर्तें कंप्लीट होने पर उत्तर होगा दाखिला दे दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, ये वाला भी। यहां पर प्रवीण कुमार का जन्म 1982 में हुआ है, क्या करें, राइट रॉन्ग, राइट, क्योंकि 84 से पहले है। दाखिले के वक्त फीस 80,000 रुपए अदा भी करने के लिए भी तैयार है, राइट है। इसके बाद है कि उसे प्रवेश परीक्षा में 75% मिले हैं, यह भी राइट है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में चाहिए कितने थे, इसको 75 मिले हैं, तो ठीक है। और बीटेक में इसकी परसेंटेज रही है 55 की, बीटेक में चाहिए तो 60 है, 55 मिले हैं तो कम है, तो फिर यहां फर्स्ट में कमी होने पर इस पर जाएंगे। मगर इस पर जाने से पहले एक लास्ट शर्त है, इंटरव्यू में 50 मिले इसको राइट करके जाएं कि रॉन्ग करके जाएं, राइट कर देंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर 50 ही चाहिए थे और 50 ही इसके आए हैं। कमी केवल एक जगह है, कमी अगर जब केवल एक जगह होती है तो उप शर्त के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये शर्तें पूरी कर रहा है कि नहीं।
तो उप शर्त कहता है कि अगर कमी बीटेक परसेंटेज में होना तो फिर उसकी प्रवेश परीक्षा वाली परसेंटेज कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसकी प्रवेश परीक्षा में जो परसेंटेज है वो कितनी है? तो फिर मामला किसको भेजेंगे? अध्यक्ष प्रवेश को। तो जैसी प्रश्न के अंदर शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो जाएगा डी वाला। तो शर्तें हो सकता है ऊपर बहुत सारी लिखी होंगी, मगर शर्तों को साथ के साथ जो है प्रश्न में जो व्यक्ति है उसके साथ मैच किया जा सकता है, सूचनाओं के साथ में। एक और क्वेश्चन जो है यहां से उठाते हैं। प्रभात कुमार को एमई में 65% अंक मिले हैं। परसेंटेज यहां मास्टर डिग्री की मांगी गई थी या बैचलर डिग्री की? तो यहां पर हम एमई में 65% मिले और वहां से 60% बीटेक में चाहिए था, उसको देख करके राइट करें तो राइट मत करना, गलत है। आपसे कई एग्जाम में ग्रेजुएशन की ही परसेंटेज मांगी जाती है, जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में, कि ग्रेजुएशन के अंदर 55% चाहिए। अब किसी के पास ग्रेजुएशन में 55% ना हो और वो ये सोचे कि ग्रेजुएशन में तो नहीं है, मगर जो मैंने एमए की थी, एमएससी की थी, उसमें मेरी 58 बन गई थी, तो एक काम करता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर वो वाली मार्कशीट ले जाता हूं, तो वो क्या वैलिड हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो वही चीज यहां पर भी है कि ये जो बता रहा है कि एमई में है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। वो अभी तक तो डेटा अपर्याप्त है, बीई की परसेंटेज नहीं होना। सेकंड पे है, उसका जन्म 80 में हुआ है, तो 84 से पहले पहले ठीक है, इसको राइट कर देते हैं। प्रवेश परीक्षा में 40 चाहिए थी, इसके कितनी है? ये भी राइट कर देते हैं। और वह दाखिले के वक्त फीस भी पूरी 80,000 जमा करा रहा है, और इंटरव्यू में उसकी परसेंटेज है 60। 50 चाहिए थी, 60 है, ये भी ठीक है। अब इसके राइट कितने लगाए हमने? तो 4 राइट लगा दी, 1 2 3 4। इसकी कमी जो थी वो हमें यहां पर बैचलर डिग्री की परसेंटेज ही नहीं दी गई। तो अगर बैचलर डिग्री की परसेंटेज नहीं दी गई है तो जानकारी अपर्याप्त है। कि भाई कभी ऐसा हो जाए कि जानकारी जिसको हम चेक करेंगे और वो जानकारी ना हो, तो जानकारी अगर होगी नहीं तो आपका आंसर भी होगा ये वाला कि उपलब्ध कराई गई जानकारी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इस व्यक्ति की जांच करें जिसमें हमें बीटेक की परसेंटेज 60 है, पूरी है, 60 ही चाहिए थी ऊपर, इंटरव्यू में 65 है और इंटरव्यू में 50 चाहिए थे। इसके बाद है कि वह दाखिले के वक्त फीस 80,000 रुपए अदा कर सकती है, ये भी राइट है। 1983 का जन्म है, ये भी ठीक है। प्रवेश परीक्षा में 45% अंक मिले हैं, ये भी ठीक है। और पांचों ही शर्तें अगर पूरी हो गई तो फिर आंसर होगा यदि छात्र को दाखिल किया जाना है। अब इसमें जो 2022 रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को भी सामने रख लेते हैं इसमें अपन। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी मेंस पेपर 2022 में आया था, और सभी शिफ्ट में एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, किसी किसी में आए थे, मगर ये बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन उन स्टूडेंटों को लगा जिन्होंने इस तरह का चैप्टर कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये चैप्टर किताबों में ही नहीं है, काफी किताबों में। यहां पर बैंक में चयन के लिए कुछ चयन मानदंड दिए गए हैं, और ये मानदंड है इसके अंदर, और ये विशेष रियायतें हैं कि जो छूट दी गई कि भाई अगर ये चीज पूरी नहीं भी करते हो तो ये उप शर्तें हैं। यहां पर विजय ने इस पद के लिए आवेदन किया है और चयन परीक्षा में 70% अंक उसको प्राप्त हुए हैं। जो उसने एग्जाम दिया बैंक का, उसमें उसको 70% अंक मिले हैं। अब ये बताओ कि चयन परीक्षा में चाहिए कितने थे? तो 70 इसको मिल गए, यानी कि शर्त पूरी कर ली इसने। इसके बाद है कि उन्होंने 75% अंकों के साथ बीटेक किया है। 75% अंकों के साथ बीटेक किया है, तो बीटेक यानी कि बैचलर डिग्री है। यहां भी बैचलर की बात की गई, स्नातक की ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होती है, उसमें 60% चाहिए थे, इसके कितने हैं? यानी कि इसने इस शर्त को भी पूरा कर लिया। अब बात आती है ये वाली शर्त के बारे में, तो यहां लिखा ही नहीं है, क्योंकि विजय के बारे में तो 2 ही बातें लिखी हैं। तो जानकारी यहां उम्मीदवार के पास में कंप्यूटर फंडामेंटल के सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, कि कंप्यूटर जो कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट भी बैंक में चाहिएगा उसको, तो वो इसके पास नहीं है। तो क्या कोई रियायत है इसके अंदर?
रियायत देखते हैं कि है कि नहीं है। रियायत है, यदि स्नातक बीटेक से हो तो फिर जो तीसरी वाली शर्त है ना, उसमें छूट दी जा सकती है कि अगर कोई ऑलरेडी कंप्यूटर में ही अगर उसने बैचलर डिग्री ली है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स की क्या जरूरत है फिर, और उसने कंप्यूटर में लिए, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर की डिग्री होती है। तो यहां पर यदि किसी ने स्नातक बीटेक से किया है तो तीसरी शर्त में छूट है। और बताओ, इसने जो स्नातक की थी वो किससे की थी? बीटेक से। अब आपने सारी चीज पढ़ ली। अब बताओ कि यहां पर जो निर्णय है हमारे पास में चारों, उनमें से कौन सा निर्णय इसके बारे में लिया जाए? बस, तो इसका राइट आंसर है, उनका चयन किया जाएगा। क्योंकि तीन चीजें इनको चाहिए थी। एक तो कंप्यूटर आता हो, तो वो बीटेक किया हुआ है, कंप्यूटर आता है। स्नातक की जो परसेंटेज है वो मिनिमम इनको चाहिए थी 70 बिल्कुल नहीं, स्नातक की नहीं, चयन परीक्षा में 70 चाहिए थी, 70 है। और स्नातक में चाहिए थी 60, तो वो भी इसकी 60 से ऊपर है, 75। तो यहां पर इसका चयन किया ही जाएगा, क्योंकि तीनों जो चीजें थी वो पूरी हो गई। यहां पर समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है? तो फिर ठीक है, इसका एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो ग्रुप डी के पेपर में आया था। ग्रुप डी के पेपर में इस तरह की शर्तों के साथ में क्वेश्चन आया था कि सुदीप आईओसीएल पानीपत कंपनी में आवासीय आवास के लिए आवेदन कर रहा है। किसी कंपनी में सुदीप काम करता है, वहां पर आवास दिया जाए, इसके लिए एम्प्लॉय के बारे में कुछ शर्तें होती है कि भाई ये शर्त पूरी करता हो तो उसको आवास प्रदान किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो आवासीय आवास के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे, शर्तें पूरी करनी होगी। शर्त फर्स्ट, कंपनी में कम से कम 10 वर्ष और एबीसी विभाग में कम से कम 4 वर्ष काम किया हो, कि 10 वर्ष उस कंपनी में काम किया हो उसने। ये एक डिपार्टमेंट है, एबीसी उसके अंदर 4 वर्ष काम किया हो। वैसे और लिखा है, यानी दोनों चीज चाहिए उसको। एक होता है या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चाहिए हो, तो यहां दोनों चाहिए उसको। 10 वर्ष काम किया और उसमें भी 4 वर्ष एबीसी विभाग के अंदर काम किया हो। परिवार में अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए। सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष होने से पहले कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल शेष बचा हो, कि भाई कंपनी के द्वारा 58 वर्ष होने पे रिटायर कर दिया जाता है, तो 58 वर्ष पे अगर रिटायर किया जाता है तो आवास उसी को दिया जाएगा जिसका जो कार्यकाल है वो कम से कम कितने वर्ष का कार्यकाल बचा हो? 5 वर्ष का। वह एक घर का मालिक या सह मालिक नहीं होना चाहिए, कि जैसे पति पत्नी के नाम से अगर कोई मकान है, चाहे पत्नी के नाम से है चाहे पति के नाम से है, तो वह एक घर का मालिक या सह मालिक नहीं होना चाहिए, कि अगर उसके पास खुद का घर है तो फिर कंपनी उसको आवास नहीं देगी। अब ये सारी शर्तें अपन जानते हैं, वैसे जितनी भी शर्तें अपन पढ़ रहे हैं वैसे तो याद रहेगी नहीं, इसलिए सबसे बेटर तो क्या है कि क्वेश्चन को देखें कि सुदीप जो व्यक्ति है उसकी क्या उम्र है, क्या उसके पास घर है कि नहीं है, कितने साल उसने विभाग में काम किया, डायरेक्ट उस पर ही आते हैं अपन। क्योंकि वैसे तो इसमें शर्तें और उपशर्तें काफी सारी दी गई है, उपशर्तें भी हैं कि अगर फर्स्ट वाली शर्त को छोड़ करके और सभी शर्तों को पूरी करता हो। फर्स्ट शर्त यह थी कि 10 वर्ष कार्यकाल होने चाहिए उसके, 10 वर्ष उसने कार्य किया हो। तो देखो पूरा प्रश्न दिखाता हूं मैं एक साथ, ये है पूरा प्रश्न आपके, ये इसमें शर्तें आ गई इधर। और अगर कोई पहली शर्त पूरी नहीं करता हो, अगर तो पहली शर्त पूरी नहीं करता होगा तो उसके लिए यहां पर मामला जिसको भी संदर्भित करने के लिए कहा हुआ है वो यहां पे लिखा हुआ है। अब अपन डायरेक्ट आते हैं यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के बारे में निर्णय लेना है उसके बारे में सूचनाएं क्या क्या है। तो सुदीप को दूसरे कार्यालय से स्थानांतरित किया गया है और 6 फरवरी 2016 को उसकी आयु 53 वर्ष की थी। अब इसकी एज के बारे में एक निर्देश जो है वो यहां पर है कि ये जो मामला है ना, ये किस डेट के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो नीचे लिखा है सभी मामलों को 31 जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया गया है, तो इस तारीख पर इसको चेक करना है। तो जो उसकी आयु 53 वर्ष थी वो थी 2016 में 6 फरवरी को, और ये जो मामला है फॉर्म जो भरा गया वो भरा गया 31 जुलाई 2016 को। 58 वर्ष रिटायर की उम्र है, ये हो चुका है 53 का। कितनी तारीख को 53 का था ये? 6 फरवरी को 53 वर्ष का था। हो सकता है कि ये 10 फरवरी को ही 54 का हो जाए।
6 फरवरी को इसकी आयु 53 है, मगर पूरे एक वर्ष में इसका जन्मदिन फरवरी में ही आएगा या मार्च में आएगा या जुलाई में या जून में अगस्त में, कब आएगा ये पता नहीं। अभी 53 का है, मगर 31 जुलाई 2016 से पहले पहले हो सकता है ये 54 हो जाए। और अगर ये 54 हो जाता है तो 54 से 58 वर्ष में 4 वर्ष का कार्यकाल बचता है, जबकि शर्त थी कि जो कार्यकाल बचना चाहिए वो कार्यकाल बचना चाहिए 5 वर्ष का। यानी कि अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन से ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इसके 5 वर्ष का कार्यकाल बचा है कि नहीं बचा है। जानकारी अपर्याप्त है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है हमें इस चीज की। तो आगे आते हैं, कितने वर्षों से कंपनी में नौकरी कर रहा है ये, कम से कम हमें कितने वर्ष चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ इसने एबीसी विभाग में भी कितना काम किया है, और यहां कितना चाहिए था एबीसी में। यानी कि इसने इस शर्त को तो पूरा कर दिया है, पहली शर्त को तो पूरा कर दिया, और दूसरी शर्त है कि परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार में अधिकतम जो सदस्य चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, इसने तो इस शर्त को भी पूरा कर दिया क्योंकि 4 ही सदस्य हैं। साथ में यह भी कहता है कि न ही वह और न ही उसकी पत्नी के पास किसी घर का स्वामित्व है, ना तो उसके पास कोई घर है ना उसकी पत्नी के नाम से कोई घर है। तो एक शर्त थी हमारे पास में, ये 4th नंबर की, ये भी पूरी हो गई कि उसके पास में कोई खुद का मकान नहीं होना चाहिए या फिर मकान में सह मालिक नहीं होना चाहिए। अब शर्त बची कौन सी हमारे पास में, तो केवल ये वाली बची, और इसके बारे में इसने यहां पे लिखा भी है, मगर यहां पर कंफर्म नहीं हो पा रहा। ये कहता है 6 फरवरी को इसकी उम्र 53 थी। अब 6 फरवरी को 53 थी, तो 6 फरवरी से और 31 जुलाई के बीच में ये 54 वर्ष का भी तो हो सकता है, क्योंकि इसके जन्म की तारीख या तो वो ऐसे देता कि 31 जुलाई के बाद जैसे वो देता है कि अगर वो 10 अगस्त को 53 वर्ष का था 2016 में, तो अगर 10 अगस्त को अगर 53 का था तो जुलाई तो उससे पहले है, तब भी 53 का होगा। मगर यहां तो 6 फरवरी दी है, अगर 6 फरवरी को 53 का था तो वो फरवरी में ही आने वाले दिनांक में या मार्च में, अप्रैल में या जुलाई तक 54 वर्ष का भी तो हो सकता है। तो हम यहां पर यह कंफर्म नहीं कर सकते कि उसके 5 वर्ष कार्यकाल के बचे हैं या नहीं बचे हैं। और अगर यह चीज कंफर्म नहीं कर सकते, ये हमने सभी शर्तों को पढ़ करके तय कर लिया, तो अब उत्तर विकल्प पे आते हैं कि पढ़ तो सारा लिया, बचा तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। सारी चीजें अपन ने पढ़ी ली। एक बार आप सोचो कि अब उत्तर क्या लगाना चाहिए। अगर इन सभी शर्तों को पूरा कर दिया जाता तो कंपनी आवास प्रदान करेगी, मगर हम कह रहे हैं कि हमें एक जगह संदेह है। मामले को निदेशक के पास तो तब भेजते हैं या फिर मामले को प्रबंध निदेशक के पास तो तब भेजते हैं जब यहां पर कोई शर्त पूरी ना होती हो। और एज को लेकर के तो यहां पर कोई उपशर्त थी भी नहीं, क्योंकि एज वाली तो 3rd है और यहां छूट है 1st और 2nd की। तो ये वाले आंसर तो ए और सी तो तब जाते हैं जब कमी 1st और 2nd में हो, मगर 1st और 2nd को तो हमने राइट लगाया हुआ है। तो यहां पर ये आंसर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 1st और 2nd में तो कमी यहां पर थी नहीं। 1st 2nd को तो आपने राइट लगा रखा है ना, तो कमी नहीं है वहां। अब बात यह आती है कि तब भी क्या इसको आवास प्रदान कर दिया जाए, तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल बचना चाहिए। यह कंफर्म होने पर ही उसको आवास दिया जा सकता है, मगर यह तो कंफर्म नहीं हो रहा। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है ना, वो है डी वाला, कि संदीप को कंपनी आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उत्तर तो वैसे ये था। अगर ये उत्तर विकल्प में होता कि जानकारी अपर्याप्त है, तो सबसे बढ़िया आंसर तो वो था, मगर वो तो यहां पे दिया ही नहीं। एग्जाम में हम बैठे हैं, अब हमने कहा कि क्या इनमें से 3 उत्तर में से कोई लगाया जा सकता है, तीनों में से तो कोई नहीं लगा सकते आप, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा इसके अंदर डी वाला। ये बात कईयों को समझने में दिक्कत आती है कि 6 फरवरी को उसकी आयु 53 थी, तो 31 जुलाई तक उसकी आयु 53 भी तो हो सकती है, मगर ये क्यों नहीं सोच सकते अपन की 54 भी हो सकती है। जैसे यहां पर इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, आज जो उम्र आपकी है, आप में से बहुत से विद्यार्थियों की उम्र आज जो है और 31 जुलाई को जाकर के पूछी जाएगी
तो उसमें फर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसके भी तो आ सकता है ना, यानी कि वो जानकारी कंफर्म तो नहीं है, जबकि वो कहता है कंफर्म करके बताना कि क्या उसका कार्यकाल 5 वर्ष का बचा है कि नहीं। तो हमने कहा वो चीज तो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। और फिर भी अगर हम निर्णय निकाल देते हैं कि कंपनी आवाज दे, तो हमारा निर्णय गलत होगा। और यहां पर हमें निर्णय लेने का मतलब हमारी जो मानसिक दक्षता है वो यही पहचान की जाती है, क्योंकि जनरली हम किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉय के बारे में ये गुण तो देखे जाते हैं कि उसे बहुत सारी शर्तों के साथ अगर कुछ निर्णय लेने हो तो उसकी मानसिक क्षमता इतनी अच्छी हो कि बहुत सारे काम दिए गए, बहुत सारी शर्तों के साथ कुछ निर्णय लेने हैं, तो वो कितना दक्ष है। ये ना हो कि निर्णय गलत ले ले। तो चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है, और यहां पर जिस तरह की शर्तें दी उनसे आयु का कंफर्म नहीं हुआ था, इसीलिए यहां पर आंसर हमें देना पड़ा इसके अंदर डी। और ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा चैप्टर है जो बहुत जनों का पढ़ा हुआ नहीं होता है। आज कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, बहुत जने सही कर देंगे क्योंकि रेगुलर बहुत सालों से आ रहा है, मगर डिसीजन मेकिंग ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अचानक, कि राजस्थान पुलिस में अचानक देखा, एनटीपीसी रेलवे में किसी ने नहीं सोचा था, सब कोडिंग तैयार करके जा रहा है, कोई काउंटिंग फिगर, कोई पजल टेस्ट तैयार करके जा रहा है। मगर डिसीजन मेकिंग ये ऐसे चैप्टर है, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, चिन्ह निष्कर्ष, ये एग्जाम में अचानक आते हैं, रेगुलर नहीं देखे जाते। जैसे अभी चिन्ह निष्कर्ष जो चैप्टर अपन ने पढ़ा, रेलवे के पिछले 2-3 पेपर में तो नहीं आया, मगर उससे पहले ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी के पेपरों में बहुत क्वेश्चन चिन्ह निष्कर्ष के पूछे हुए थे। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग है, ये आएगा तब अचानक कि 2 महीने बाद जो पेपर लगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखे गए थे। तो ये उस तरह का चैप्टर है जो कभी कभी पूछा जाता है। चलो तो आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। खुश रहो, खुश रहो, सफल रहो, सफल।